हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हमारा चर्चा का विषय है डिफॉल्ट बेल पर बहस। ये आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख अ कोर्ट रिकॉल दैट इम्पैक्ट्स द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों डिफॉल्ट बेल या डिफॉल्ट जमानत पर बहस जोरों पर रही। पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत पर ऐतिहासिक फैसला दिया और फिर उस फैसले को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ने शीर्ष अदालत में अर्जी दायर कर दी। असल में रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई बार बार पूरक आरोप पत्र या सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर रही थी ताकि आरोपी को डिफॉल्ट बेल के आधार पर जमानत न मिल सके। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की 2 न्यायाधीशों की बेंच ने छाबड़िया के मामले में सीबीआई की कार्रवाई को वाजिब नहीं माना। ऐसे में फैसले में पीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जांच एजेंसी पर कुछ नियंत्रण और संतुलन रखना आवश्यक है। इसलिए कोर्ट ने इस केस में आरोपी को जांच पूरी होने से पहले ही डिफॉल्ट बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी के 60 या 90 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं होती है और फाइनल चार्जशीट दायर नहीं की जाती है तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का पूरा अधिकार है। दरअसल रितु छाबड़िया मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जांच पूरी किए बिना जांच एजेंसी द्वारा दायर किया गया अपूर्ण आरोप पत्र अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को पराजित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार केवल एक सांविधिक अधिकार नहीं है बल्कि एक मूल अधिकार है जिसे अभियुक्तों की राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति से रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 से शक्ति मिलती है। इसके बाद तो उच्च न्यायालयों में रितु छाबड़िया मामले में मिले बेल के आधार पर डिफॉल्ट बेल की अर्जियों की बाढ़ आ गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अभियुक्त को रितु छाबड़िया केस के आधार पर बेल भी दे दी। लिहाजा आनन फानन में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस फैसले को वापस लेने की अपील की। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के समक्ष जोर देकर कहा कि फैसले को वापस लिया जाना चाहिए या कम से कम रोक दिया जाना चाहिए। मेहता ने तर्क दिया कि सभी जांच 60 या 90 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जांच एजेंसियों को आरोप पत्र दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई। आग्रह पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वो रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाए बिना यानी स्वतंत्र रूप से लंबित डिफॉल्ट जमानत आवेदनों पर निर्णय ले सकते हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम डिफॉल्ट बेल से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सभी आयामों पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और डिफॉल्ट बेल किन आधारों पर मिलती है। दरअसल जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसे पुलिस स्टेशन या थाने में 15 दिनों के लिए रखा जाता है, जहां आरोपी से लगातार पूछताछ होती है। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है यानी उसे जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि तिहाड़ जेल। इस दौरान जांच एजेंसी जैसे कि पुलिस, सीबीआई या ईडी से उम्मीद की जाती है कि वो 60 या 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करेंगे और कोर्ट में चार्जशीट दायर करेंगे जिसमें आरोपी पर एजेंसियां आरोप तय करती हैं। अगर तय समय के भीतर एजेंसियां चार्जशीट दायर करने में नाकाम रहती हैं तो सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत आरोपी डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। लेकिन अगर एजेंसियां तय वक्त के भीतर जांच पूरी कर लेती हैं और चार्जशीट दायर कर देती हैं तो आरोपी को तब तक जेल में ही रहना होता है जब तक कि ट्रायल शुरू ना हो जाए। लेकिन ट्रायल शुरू होने तक अभियुक्तों को जेल में रखने के प्रयास में जांच एजेंसियां अक्सर अपनी जांच पूरी किए बिना ही चार्जशीट दाखिल करती रहती हैं। रितु छाबड़िया केस में भी यही होता रहा। इस मामले में जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि जांच पूरी किए बिना जांच एजेंसी द्वारा दायर एक अधूरी चार्जशीट अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को पराजित नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने
उक्त फैसले के कारण केंद्रीय एजेंसियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने तर्क दिया कि छाबड़िया एक पूर्ण प्रस्ताव देता है कि यदि जांच पूरी किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया है तो आरोपी को बेल देनी होगी। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठों के विभिन्न निर्णयों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये एक जांच एजेंसी का कर्तव्य है कि वो 90 दिनों या 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करे, जैसा भी मामला हो, मगर सभी जांच 60 या 90 दिनों में पूरी नहीं की जा सकती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इससे पहले भी डिफॉल्ट बेल से संबंधित अन्य मामले प्रकाश में आए हैं? तो 1992 में सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत को प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद कोई और निरोध न्यायिक हिरासत के रूप में होनी चाहिए, उन मामलों को छोड़कर जहां वही अभियुक्त किसी अन्य घटना या समव्यवहार से उत्पन्न एक अलग मामले में आरोपित बनाया जाता है। ऐसी स्थितियों में मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत को फिर से प्राधिकृत करने पर विचार कर सकता है। इसके बाद वर्ष 2001 में उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय को आधार लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा डिफॉल्ट जमानत के अपने अधिकार का उपयोग करना तब माना जाएगा जब उसने इसके लिए ही आवेदन किया हो, न कि उसे डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया हो। इसके अलावा अचपाल बनाम राजस्थान राज्य 2018 केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई जांच रिपोर्ट भले ही पूर्ण हो, अगर ये एक अनधिकृत जांच अधिकारी द्वारा दायर की जाती है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत का लाभ उठाने से रोका नहीं जा सकता है। वहीं जसबीर सिंह बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2023 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई अभियुक्त इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत मांगने का हकदार नहीं है कि आरोप पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत मंजूरी की कमी के कारण अपूर्ण बना हुआ है, जबकि आरोप पत्र अपेक्षित अवधि के भीतर दायर किया गया हो। अब इससे सवाल उठता है कि डिफॉल्ट बेल क्यों जरूरी है? तो दरअसल डिफॉल्ट बेल दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष के मौलिक सिद्धांत को अक्षुण्ण रखता है। ये सुनिश्चित करती है कि जिन व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाया गया है और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अनिश्चितकालीन पूर्व विचारण निरोध के अधीन नहीं रखा जा सकता। डिफॉल्ट बेल से नागरिक आजादी और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है। ये सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त साक्ष्य और एक औपचारिक विचारण के बिना लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। इसलिए जब जांच एजेंसियां तय समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती, तब संदेह का लाभ अभियुक्तों को मिल जाता है, ताकि अगर आरोपी निर्दोष है तो उसे अकारण जेल की सलाखों के पीछे नहीं रखा जाए। तो इस तरह डिफॉल्ट बेल निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों का प्रसार करती है। जब कोई जांच एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, तब एजेंसियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। डिफॉल्ट बेल शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का काम करती है। ये अधिकारियों को साक्ष्य पेश किए बिना और उपयुक्त अवधि के भीतर आरोप तय किए बिना अनुपयुक्त तरीके से व्यक्तियों को हिरासत में रखने से रोकती है। इसके अलावा डिफॉल्ट जमानत अभियुक्तों को पुनर्वास और स्थापन के लिए अपने समुदायों में बने रहने में मदद करती है, जहां वे कार्य करने और अपने परिवारों का पोषण करने से जुड़े होते हैं। इसका एक लाभ ये मिलता है कि आरोपी अगर दोषी नहीं है तो समाज के बीच उसके सफल पुनर्स्थापन की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जेल संसाधनों के कुशल उपयोग में डिफॉल्ट बेल अहम भूमिका निभाती है। दरअसल डिफॉल्ट बेल ये सुनिश्चित करके जेल की भीड़भाड़ को कम करने में मदद करती है कि जिन पर मामले कमजोर हैं उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखा जाए। ये जेल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग में योगदान देती है। लेकिन सवाल है कि डिफॉल्ट जमानत के विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं। दरअसल जिन आरोपियों के खतरनाक होने की संभावना होती है, उनको रिहा करने में जोखिम की आशंका बढ़ जाती है। अगर अभियोजन पक्ष निर्धारित समय अवधि के भीतर किसी कारण से आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहता है और आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दे दी जाती है, तो ऐसे मामलों में जमानत देना जोखिम पैदा कर सकता है अगर अभियुक्त संभावित रूप से खतरनाक व्यक्ति है। ये सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है और प्रभावी कानून प्रवर्तन में बाधा डाल सकता है। अगर अभियुक्त को आरोप दायर किए बिना डिफॉल्ट जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो ये स्थिति साक्ष्य इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है या एक मजबूत मामला बनाने की अभियोजन पक्ष की क्षमता को बाधित कर सकती है। इससे न्याय मिलना कठिन हो सकता है और मामलों के निष्पक्ष समाधान में बाधा आ सकती है। तो मतलब ये कि डिफॉल्ट जमानत संभावित रूप से जांच प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो पीड़ितों के न्याय पाने के अधिकार बाधित हो सकते हैं और मामले में शामिल विभिन्न पक्षों के प्रति व्यवहार में अन्याय या असमानता की भावना पैदा हो सकती है।
इतना ही नहीं, डिफॉल्ट जमानत से एक प्रकार का भ्रम भी पैदा होता है कि फला अभियुक्त उचित प्रक्रिया का सामना किए बिना या अपने कथित अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए बिना छूट गया। अब इन सब मुद्दों के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो डिफॉल्ट बेल से जुड़ी समस्या है कि एक तरफ जांच एजेंसियों को 60 या 90 दिनों की अवधि अपर्याप्त लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त पक्ष को लगता है कि एजेंसियां अनावश्यक रूप से उनको जेल में रोक कर रख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जांच एजेंसियों को गहन जांच के लिए जितने समय की जरूरत है उनमें 60 या 90 दिनों का समय कम है। इसलिए गहन जांच सुनिश्चित करने और अनावश्यक देरी से बचने के लिए मामले की जटिलता के आधार पर आरोप दाखिल करने की मौजूदा समय सीमा की समीक्षा की आवश्यकता है। चाहे तो सरकार एक बिल लाकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि अवसंरचना में निवेश बढ़ाए, न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए और केस प्रबंधन तकनीकों को लागू करे ताकि इनके माध्यम से कानूनी कार्यवाही में तेजी लाई जा सके। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड आज का सवाल देखते हैं। डिफॉल्ट बेल से आप क्या समझते हैं? कानूनी प्रक्रियाओं में डिफॉल्ट बेल की जरूरत पर प्रकाश डालिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।